मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है सामूहिक अपनेपन का भाव और राष्ट्रीय आंदोलन। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जब राष्ट्रीय आंदोलन संचालित हो रहे थे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उस समय जो भारतीय लोग थे किस प्रकार से उनके अंदर जो सामूहिक अपनेपन का भाव है या एक दूसरे के प्रति सम्मान है या एक दूसरे के प्रति सहयोग है, इस प्रकार की विचारधाराओं का कैसे आविर्भाव हुआ और इसके प्रमुख कारक क्या रहे, आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामूहिक अपनेपन की। सामूहिक अपनेपन से आशय यह है कि जब भी हम किसी समाज या सामाजिक समूह में रहते हैं तो उसके प्रति या उस समाज से जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं उनके प्रति कल्याण की भावना रखना या उनके प्रति सम्मान की भावना रखना या एक दूसरे का सम्मान करना ही सामूहिक अपनापन कहलाता है, और जिसके माध्यम से हर व्यक्ति एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचता है। अब बात करते हैं साहित्य, लोक कथा, गीत और प्रतीक। साहित्य, लोक कथा, गीत और प्रतीक ये ऐसे कारक हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय होता है और इन्हीं के माध्यम से किसी भी देश को आज़ाद कराया जा सकता है। अगर इन प्रतीकों की बात की जाए तो प्रतीकों के माध्यम से जो तमाम यूरोपीय देश हैं उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए या राजतंत्र से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रतीकों के माध्यम से ही क्रांति को संचालित किया था। और यही सब कारक रहे जिनके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े रहे और राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। अगर कहीं ना कहीं जब किसी देश या किसी समूह समाज विशेष के अंदर अगर अपनत्व की भावना जागृत होती है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जुड़ा होता है, और राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं भाषा, राष्ट्रीय प्रतीक या लोक कथा, ये सभी ये ऐसे कारक होते हैं जो एक लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, सम्मान की भावना पैदा करते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्र का स्वरूपण। राष्ट्र के स्वरूपण की बात की जाए तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक रहा है। जब जब किसी देश में क्रांति हुई है तो राष्ट्र को उसका स्वरूपीकरण करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ये ऐसे देश थे जब यहाँ क्रांति हुई तो राष्ट्र को एक महिला का रूप दिया गया और बहुत ही सम्मान की दृष्टि से उनको जिस महिला का रूप दिया गया था उनको देखा जाता था और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उनकी मूर्ति जगह जगह लगाई गई, जिससे कि जो भी लोग आंदोलन में प्रतिभाग किए थे उनको लोग याद कर सके इस जो मानव रूपी प्रतिमा थी उनको देखकर। उसी तरह भारत में भी भारत माता की परिकल्पना की गई और एक स्त्री का स्वरूप दिया गया और जिनका पूरे भारतवर्ष में सम्मान होता था और आज भी सम्मान होता है। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र है, इसका जब भी राष्ट्रीय आंदोलन होता है या राष्ट्र को आज़ाद कराने की बात आती है तो तमाम यूरोपीय देशों में या दुनिया के अन्य देशों में भी राष्ट्र का स्वरूपीकरण किया जाता है। उसी प्रकार से भारत में भी जो भारत माता है, भारत को एक भारत माता के रूप में दिखाया गया और उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी कोई राष्ट्रीय जो पर्व होता है उस पर भारत माता को प्रदर्शित किया जाता है और उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कहीं ना कहीं यह भी कारक रहे सामूहिक अपनेपन के भाव को उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश विशेष में जो भी लोग रहते हैं उसमें लोग एक दूसरे के प्रति अपनेपन का भाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं या एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब बात करते हैं लोक कथा। लोक कथा भी कहीं ना कहीं जो अपनेपन की जो भावना है उसको संचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक कथा एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो
पुराने समय में जो भी लोग थे उनके द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए गए थे उनको प्रामाणिकता दी जाती है और उसको आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उन कृतियों को तमाम तरीके के जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। धन्यवाद।